नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का किस्सा बाजार का में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। क्या हर महीने आपकी जेब से ऑटो डेबिट होने वाली एसआईपी या शेयर्स में किया जाने वाला आपका पसंदीदा इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में थोड़ा महंगा हो सकता है? दरअसल यूपीआई पेमेंट को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो पूरे इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम का गणित बदल सकती है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्या वाकई अब यूपीआई से पेमेंट करने पर जेब ढीली होगी? और अगर लागत बढ़ी तो उसका बोझ आपके ऊपर कितना पड़ेगा? अभी तक हम और आप बिना किसी झंझट या अलग से चार्ज दिए यूपीआई के जरिए चुटकियों में म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अब खबर यह है कि सरकार 2000 से ज्यादा वाले बड़े यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो यह चार्ज 0.5% से भी कम हो सकता है। अब यहाँ सबसे पहला सवाल जो हर आम निवेशक के मन में आता है वो है कि सरकार सीधे हमारे बैंक अकाउंट से क्या पैसे काटेगी? तो उसका सीधा जवाब है नहीं। फिलहाल आम ग्राहकों पर सीधे कोई चार्ज लगाने का प्लान नहीं है। एमडीआर हमेशा मर्चेंट यानी सर्विस देने वाली कंपनियों से वसूला जाता है। लेकिन पेंच ये है, अगर स्टॉक ब्रोकर्स, फिनटेक एप्स और म्यूचुअल फंड्स प्लेटफॉर्म को इस दायरे में लाया जाता है तो उन कंपनियों का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 0.25% या 0.30% जैसा छोटा सा चार्ज किसी का क्या बिगाड़ लेगा। तो चलिए इसे गणित के एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने यूपीआई के जरिए 10,000 की एसआईपी करते हैं। अगर इस पर 0.25% का एमडीआर लगता है तो उस एक ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग फीस बनती है करीब 25 रुपए। वहीं अगर कोई बड़ा निवेशक एक बार में 50,000 लमसम इन्वेस्ट करता है तो लागत बढ़कर सीधी 125 रुपए हो जाएगी। अब किसी एक इंसान के लिए 25 रुपए या 125 रुपए शायद बहुत बड़ी रकम न लगे। आप सोचेंगे कि चलो इतना तो चलता है, लेकिन जरा बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन या पेटीएम मनी के नजरिए से सोचिए। इन प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं। जब यही 25-25 लाखों बार जुड़ते हैं तो महीने के आखिर में कंपनी के लिए ये करोड़ों रुपयों का बहुत बड़ा अतिरिक्त खर्च बन जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा चिंता की बात उन लोगों के लिए है जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान्स में निवेश करते हैं। आपको पता ही होगा कि डायरेक्ट प्लान्स में कोई डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं होता, जिसकी वजह से निवेशकों को कम एक्सपेंस रेशियो का फायदा मिलता है। लेकिन इसी वजह से इन प्लेटफॉर्म्स की खुद की कमाई का मार्जिन बेहद कम होता है। कुछ मामलों में तो यह 0.75% होता है या उससे भी कम होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी प्लेटफॉर्म को 0.75% की कमाई में से 0.25% से 0.30% सिर्फ यूपीआई का ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ गया तो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो केवल पेमेंट गेटवे में चला जाएगा। ऐसे में प्लेटफॉर्म्स के पास केवल दो ही रास्ते बचेंगे। पहला रास्ता, वे इस भारी भरकम नुकसान को खुद बर्दाश्त करें। दूसरा रास्ता, वे किसी न किसी तरीके से जैसे प्लेटफॉर्म फीस, सुविधा शुल्क या सब्सक्रिप्शन मॉडल के नाम पर यह बोझ ग्राहकों की जेब पर डालते हैं। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति और भी साफ हो जाती है। अकेले ग्रोथ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हर महीने हजारों करोड़ रुपयों के एसआईपी इनफ्लो आते हैं। वहीं एंजल वन के पास 35 लाख से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड यूजर्स हैं, जिनमें से 70% से ज्यादा लोग एक से अधिक एसआईपी चला रहे हैं। बात सिर्फ म्यूचुअल फंड्स तक सीमित नहीं है। स्टॉक ब्रोकर्स के लिए चुनौती और भी बड़ी है। शेयर बाजार में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन की एवरेज वैल्यू 8,000 से 9,000 के बीच होती है। यानी कि जितने बड़े ट्रांजैक्शन होंगे एमडीआर का असर उतना ही गहरा महसूस होगा। आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको अभी से परेशान होने या अपनी एसआईपी बंद करने की जरूरत है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बात साफ साफ समझना जरूरी है कि अभी यह फैसला लागू नहीं हुआ है।
ये सिर्फ एक प्रस्ताव और शुरुआती चर्चा के स्तर पर है। एमडीआर का फाइनल फ्रेमवर्क तय होना अभी बाकी है, लेकिन हाँ, अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो भविष्य में इन्वेस्टमेंट एप्स का बिजनेस मॉडल और उनके नियम बदल सकते हैं। इसीलिए अगर आप हर महीने डिसिप्लिन के साथ एसआईपी करते हैं या बाजार में पैसे लगाते हैं तो इस खबर के हर अपडेट पर नजर बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। 10 रुपए और 20 रुपए के नोट अब आपकी जेब में अलग तरीके से महसूस हो सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लास्टिक करेंसी लाने की तैयारी में है। सवाल ये कि आखिर कागज के नोट को छोड़कर प्लास्टिक की तरफ जाने की जरूरत क्यों पड़ी और इसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या होगा। पूरी कहानी विस्तार से। सोचिए, आप सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, बस का किराया देने के लिए जेब से 10 का नोट निकालते हैं, शाम को चाय की दुकान पर 20 का नोट थमाते हैं। यही वो नोट है जो सबसे ज्यादा हाथों से गुजरते हैं और यही सबसे तेजी से फटते और गंदे होते हैं। अब रिजर्व बैंक ने तय किया है कि इन्हीं दो नोटों से शुरुआत करते हुए पॉलीमर करेंसी का दौर शुरू किया जाए, यानी देश की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली नोट से ही इस बदलाव की नींव रखी जाएगी। अब सवाल ये कि पॉलीमर नोट है क्या चीज। ये कोई मोटा क्रेडिट कार्ड जैसा प्लास्टिक नहीं है। ये खास तरह की पतली पॉलीमर फिल्म से बनता है। दिखने में बिल्कुल आम नोट जैसा, मुड़ता भी है, तय भी होता है, लेकिन कागज के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ। छूने में भी आपको बिल्कुल अलग महसूस होगा, न ज्यादा मुलायम न ज्यादा सख्त, बस थोड़ा अलग टेक्सचर। रिजर्व बैंक का दावा है कि नोट कागज के नोट से 2 से 4 गुना ज्यादा टिकते हैं। Polymer thing basically two purposes. One is that it enhances the durability in the life, especially for this is relevant especially for your lower denomination notes where the velocity and therefore velocity is higher and so therefore the lifespan is lower. These notes have been in circulation for more than 30 years in various countries, and one finds that the life is much more 3 to 4 times the life of the paper substrate. And then it also expands our capacity as our needs grow. That is the second purpose, that it expands our capacity as the needs of the economy increase. अब यहाँ असली खेल समझिए। जो नोट जितनी बार हाथ बदलता है वो उतनी तेजी से खराब होता है। 10 और 20 के नोट देश में सबसे ज्यादा चलते हैं। सुबह से शाम तक बस स्टैंड से लेकर सब्जी मंडी तक, ऑटो वाले से लेकर रेहड़ी वाले तक, हर जगह यही नोट सबसे पहले हाथ में आते और जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले खराब भी यही होते हैं। रिजर्व बैंक की सोच सीधी है, अगर नोट ज्यादा टिकेगा तो नए नोट कम छापने पड़ेंगे। इससे छपाई का खर्च घटेगा, नोट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्च घटेगा, नोट को स्टोर करने की लागत घटेगी और पुराने फटे नोटों को नष्ट करने का खर्चा भी घटेगा। रिजर्व बैंक गवर्नर का कहना है कि ये कदम एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की तैयारी है। जैसे जैसे देश की करेंसी की जरूरत बढ़ेगी, केंद्रीय बैंक चाहता है कि नोट छापने की क्षमता भी उतनी तेजी और कुशलता से बढ़े। लेकिन ये बदलाव कल से आपकी जेब में नहीं आएगा। रिजर्व बैंक की योजना है कि अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में इसका सर्कुलेशन शुरू हो। उससे पहले नोटों को एक बड़ी परीक्षा से गुजरना है। करीब 100 करोड़ 10 रुपए के नोट और 100 करोड़ 20 रुपए के नोट फील्ड ट्रायल में उतारे जाएंगे। रिजर्व बैंक देखना चाहता है कि भारत की चिलचिलाती गर्मी, मानसून की नमी और भारी उमस भरे मौसम में और रोज के करोड़ों लेन देन में ये नोट कैसा बर्ताव करते हैं। इन कड़े परीक्षणों के पास होने के बाद ही आम सर्कुलेशन शुरू होगा, यानी अभी थोड़ा इंतजार बाकी है। We are targeting that they are in circulation if everything goes as per plan in the beginning of the next financial year. अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ भी है। ये भारत की पहली कोशिश नहीं है। एक दशक से पहले भी रिजर्व बैंक ने कोच्चि, शिमला और भुवनेश्वर जैसे शहरों में पॉलीमर नोट का ट्रायल करने की योजना बनाई थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया और बीच में ही रुक गया।
अब केंद्रीय बैंक नई सामग्री और बेहतर सुरक्षा फीचर्स के साथ दोबारा मैदान में है, इस बार पहले से ज्यादा तैयारी के साथ। और अगर आप विदेश घूम चुके हैं तो हो सकता है कि आपने पॉलीमर नोट पहले भी इस्तेमाल किए हों। दुनिया में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में ये नोट शुरू किए थे। आज 60 से ज्यादा देश इसे अपना चुके हैं, जिनमें कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम शामिल है। इन देशों के अनुभव से एक बात साफ है कि पॉलीमर नोट की सबसे बड़ी ताकत है उसकी लंबी उम्र। एक और फायदा है, प्लास्टिक करेंसी में ज्यादा एडवांस सुविधा फीचर डाले जा सकते हैं, जिससे नकली नोट बनाना और मुश्किल हो जाता है। हालांकि रिजर्व बैंक साफ कहता है कि इस बदलाव की मुख्य वजह नोट की लंबी उम्र है, नकली करेंसी रोकना नहीं। दोनों फायदे साथ साथ मिलेंगे, लेकिन प्राथमिकता टिकाऊपन को दी गई है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या कागज के नोट पूरी तरह गायब हो जाएंगे? रिजर्व बैंक का जवाब है बिल्कुल नहीं। कागज के नोट चलते रहेंगे, पॉलीमर नोट उनके साथ साथ चलेंगे। यानी आपका 500 का नोट फिलहाल प्लास्टिक नहीं बनने जा रहा, कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन अगली बार जब कोई आपको 10 या 20 का नोट थमाए तो हो सकता है कि वो कागज जैसा महसूस ही ना हो। We will check as to how they perform in the Indian conditions, climate and other infrastructure that we have put in place. भारतीय रुपए की एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। एक ऐसा दौर जो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा टिकाऊ है, बनाने में सस्ता है और इस अर्थव्यवस्था के लिए बना है जो लगातार ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है। क्या थोक महंगाई दर के घटने से आपकी रसोई का बजट या आपके महीने का खर्च कम होने वाला है? सरकार ने हाल ही में यानी 14 अगस्त को थोक महंगाई के नए आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में थोक महंगाई दर थोड़ी घटकर 9.78% पर आ गई, जो जून में 9.87% थी। यानी देखा जाए तो आंकड़ों में 0.09% की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन रुकिए, क्या आंकड़े घटने का मतलब है कि बाजार में सामान सस्ता हो गया, या फिर सिर्फ एक भ्रम है? आज हम बहुत ही आसान भाषा में इस पूरी रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि आपकी रसोई से लेकर आपकी जेब और गाड़ियों तक इस महंगाई दर का असली असर क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले इस बात को बहुत साफ साफ समझना जरूरी है। थोक महंगाई दर घटकर 9.78% पर आने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बाजार में चीजों की कीमतें गिर गई हैं। इसका सीधा मतलब सिर्फ इतना है कि सामान की महंगी होने की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ी है। इसे गणित के एक सीधे उदाहरण से समझिए। जो सामान पिछले साल थोक बाजार में 100 रुपए का मिल रहा था, वही सामान आज आपको लगभग 109.78 रुपए का मिल रहा है। यानी कीमतें नीचे आने के बजाय अब भी ऊपर ही जा रही हैं। बस जून के मुकाबले जुलाई में उनके बढ़ने की स्पीड में बहुत मामूली सी कमी आई है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सीधे आपकी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। थोक महंगाई बाजार में सबसे ज्यादा दबाव खाने पीने की चीजों की वजह से बना हुआ है। प्राइमरी आर्टिकल्स, जिसमें कि कच्चा माल, अनाज, सब्जियां, दूध और दालें आती हैं, की महंगाई दर जून में 7.0% थी, जो जुलाई में बढ़कर 8.52% हो गई है। WPI फूड इंडेक्स की थोक महंगाई में लगभग 25% की हिस्सेदारी होती है और ये बढ़कर 6.65% पर पहुंच गया है। आप पर क्या असर होगा जब थोक मंडी में सब्जियों, दालों और अनाज के दाम तेजी से बढ़ते हैं? तो उसका सीधा और सबसे पहला असर आपकी रसोई के बजट पर पड़ता है। खुदरा बाजार तक पहुंचते पहुंचते ये चीजें और भी महंगी हो जाती हैं। जरा सोचिए कि इस पूरी रिपोर्ट में राहत की खबर कहां से आई है। राहत मिली है ईंधन और बिजली के मोर्चे पर। ईंधन और बिजली से थोड़ी राहत। फ्यूल एंड पावर सेक्टर की महंगाई दर जून के 27.41% से काफी घटकर जुलाई में 20.05% पर आ गई है। यानी पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली की कीमतों में जून की तुलना में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। आप पर क्या असर होगा? जब ईंधन के थोक दाम कम होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन यानी माल ढुलाई का खर्च घट जाता है। ट्रांसपोर्ट सस्ता होने से कंपनियों और व्यापारियों की लागत कम होती है, जिससे आगे चलकर बाजार में बाकी सामानों की कीमतें स्थिर रहने में मदद मिलती है। अब आते हैं उस सेक्टर पर जिसकी थोक महंगाई में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। हम बात करें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की, जिसका WPI में
64% से ज्यादा वेटेज होता है। फैक्ट्रियों में बनने वाले सामानों की महंगाई दर जून के 7.48% से बढ़कर जुलाई में 8.29% हो गई थी। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के दायरे में आपके कपड़े, पैकेट बंद खाने का सामान, साबुन, तेल, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियां तक आती हैं। जब कच्चा माल जैसे कि स्टील, प्लास्टिक, कॉटन या केमिकल थोक बाजार में महंगा होता है तो कंपनियां मजबूरी में अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा देती हैं। इसका सीधा असर आपके महीने के राशन, शॉपिंग और होम अप्लायंसेस की खरीदारी पर पड़ता है। लेकिन ये थोक महंगाई और खुदरा महंगाई में क्या फर्क है? WPI यह कीमत है जो एक बड़ा व्यापारी या कारोबारी दूसरे कारोबारी से थोक बाजार में वसूलता है। इसमें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का हिस्सा 63.75%, प्राइमरी आर्टिकल्स का हिस्सा 22.62% और फ्यूल का हिस्सा 13.15% होता है। CPI यह वह खुदरा महंगाई है जो आप और हम दुकान पर सामान खरीदते समय सीधे अपनी जेब से चुकाते हैं। इसमें खाने पीने की चीजों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है। जब थोक महंगाई लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती है तो उत्पादक उस बढ़ी हुई लागत का बोझ धीरे धीरे ग्राहकों की जेब पर डाल देते हैं। निष्कर्ष है कि आंकड़ों में भले ही थोक महंगाई दर मामूली सी घटी दिख रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि खाने पीने की चीजें और रोजमर्रा के सामान अब भी महंगे ही हो रहे हैं। सरकार केवल टैक्स या एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके इसे एक सीमा तक ही कंट्रोल कर सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में आपके घर का राशन और शॉपिंग का बजट थोड़ा और खिंच सकता है। आपको क्या लगता है कि अब बाजार में महंगाई सच में कम महसूस हो रही है या आपकी जेब पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है? 5G के इस आधुनिक जमाने में क्या आपको लगता है कि पुराना 4G स्मार्टफोन फिर से बाजार में बाजी मार सकता है? सुनने में भले ही थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन भारतीय स्मार्टफोन बाजार में फिलहाल यही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे एंट्री लेवल 5G स्मार्टफोन्स महंगे हो रहे हैं, कंपनियां अपने बजट कस्टमर्स को सादे रखने के लिए एक बार फिर 4G मॉडल्स उतारने पर मजबूर हो रही है। लेकिन इससे भी बड़ी और चिंताजनक खबर यह है कि 10,000 से कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन के ऑप्शंस बाजार में तेजी से कम हो रहे हैं और उनकी बिक्री में भारी गिरावट आई है। यानी आने वाले दिनों में कम बजट में कच्चा स्मार्टफोन पाना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। तो आखिर क्यों महंगे हो रहे हैं फोन्स? स्मार्टफोन मार्केट में कौन सा बड़ा बदलाव आ रहा है और इसका आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा? चलिए समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं उन फोन्स की जो आम आदमी की जेब के सबसे करीब होते हैं, यानी सबसे सस्ते और बजट स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन की शिपमेंट, बिक्री और मार्केट शेयर पर नजर रखने वाली मशहूर रिसर्च फर्म IDC के हालिया आंकड़ों ने सबको चौंका दिया। अप्रैल से जून की तिमाही में 9,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स की बिक्री में करीब 74% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। गिरावट सिर्फ बिक्री में ही नहीं आई, बल्कि कुल स्मार्टफोन बाजार में 9,000 से कम वाले फोन्स का मार्केट शेयर 15.6% से घटकर सिर्फ 4.5% रह गया है। इसका साफ मतलब है कि कंपनियों के पास इस सेगमेंट में ऑप्शंस कम हो रहे हैं और ग्राहक भी अब बेहद सस्ते फोन से दूरी बना रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कंपनियां सस्ते फोन्स बनाने से पीछे क्यों हट रही हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है फोन बनाने की लागत में बढ़ोतरी। फोन्स में लगने वाली मेमोरी चिप्स और दूसरे अहम कंपोनेंट्स महंगे हो गए हैं। ऐसे में अगर कंपनियां पहले की तरह कम दाम में फोन बेचती हैं, तो उनके प्रॉफिट मार्जिन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यही कारण है कि कंपनियों ने ऑफर्स और डिस्काउंट देने कम कर दिए हैं। पहले जिस स्मार्टफोन की कीमत भारी डिस्काउंट के बाद आपके बजट में आ जाती थी, अब उसी कीमत को बनाए रखना कंपनियों के लिए नामुमकिन सा होता जा रहा है। यह कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है कि सस्ते फोन महंगे हो रहे हैं, बल्कि भारतीय ग्राहकों की पसंद में भी एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट देखने को मिल रहा है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड। अप्रैल से जून तिमाही में कुल स्मार्टफोन बाजार की बिक्री 11% से घटकर 3.32 करोड़ यूनिट्स रह गई है। बड़ी औसत कीमत। लेकिन इसी दौरान फोन्स की एवरेज सेलिंग प्राइस यानी औसत बिक्री कीमत करीब 14.4% से बढ़कर करीब 28,400 की ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गई है। प्रीमियम सेगमेंट का दबदबा। 36,000 से 45,000 वाले प्रीमियम और फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की डिमांड में करीब 60% का उछाल आया है।
यानी भारतीय बाजार में भले ही फोन्स कम बिके हों, लेकिन जो बिके उनकी औसत कीमत बहुत ज्यादा है। भारतीय ग्राहक अब पहले के मुकाबले बेहतर फीचर्स के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार है। अब यहाँ पर एक दिलचस्प मोड भी आता है। जब एंट्री लेवल 5G फोन्स महंगे होने लगे और बजट बायर्स के पास सस्ते ऑप्शंस नहीं बचे, तो कंपनियों ने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। उन्होंने बजट कस्टमर्स को रोके रखने के लिए फिर से नए 4G मॉडल्स बाजार में लॉन्च करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से जून तिमाही में स्मार्टफोन बाजार में 4G फोन्स की हिस्सेदारी बढ़कर 11.1% हो गई है। जिस 4G तकनीक को 5G आने के बाद लोग आउटडेटेड मानने लगे थे, उसे फिलहाल एक नई जिंदगी मिल गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे 4G की स्थायी वापसी समझना जल्दबाजी होगी। यह ट्रेंड फिलहाल कंपनियों के पुराने 4G कंपोनेंट स्टॉक और बजट सेगमेंट की तात्कालिक मांग की वजह से दिख रहा है। सस्ते फोन्स के सिकुड़ते बाजार का सीधा असर कई दिग्गज स्मार्टफोन मेकर्स की सेल्स रिपोर्ट पर भी साफ दिखाई दे रहा है। वीवो की सेल्स में करीब 13.9% की गिरावट आई है। Xiaomi की बिक्री में 10% की कमी दर्ज हुई है। रियलमी की सेल्स 14.2% तक गिरी। iQOO की बिक्री में करीब 61% का सबसे बड़ा झटका लगा। बजट सेगमेंट में आई ये सुस्ती सिर्फ आम खरीदारों के लिए नहीं है, बल्कि कंपनियों के रेवेन्यू के लिए भी चिंता की बात बनी है। सच ये है कि 10,000 से कम वाले फोन्स बाजार से रातों रात गायब नहीं होंगे, लेकिन इस सेगमेंट से पहले जैसे भारी डिस्काउंट्स और बहुत सारे वैरायटी ऑप्शंस मिलना अब बेहद मुश्किल होगा। भारत का स्मार्टफोन बाजार अब सिर्फ ज्यादा यूनिट्स बेचने की कहानी नहीं रहा। अगर आपका बजट कम है, तो आने वाले समय में आपको या तो 4G फोन से समझौता करना पड़ेगा या फिर एक अच्छे 5G स्मार्टफोन के लिए अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी। आपकी इस पर क्या राय है? किस्सा बाजार के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए आप एशियन न्यूज। नमस्कार।